चलो, पॉलिटी हमको आगे करना था ना, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तक हम कर लिए थे। आज हम करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये मेंस में क्वेश्चन पूछता है ना कि डिफरेंस बताओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो वो वाला हम करेंगे। इंडिया में जो सिस्टम फॉलो होता है ना, वो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक। और इसमें सेंटर है और दूसरा स्टेट है। तो एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हम आर्टिकल 74, 75 से देखते हैं सिस्टम को, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को, और स्टेट गवर्नमेंट में आर्टिकल 136, 164 से देखते हैं। और सब आर्टिकल को हम डिटेल में आगे देखते जाएंगे। अब आर्टिकल्स का ही खेल है। अब हमारा पहले सेंट्रल सिस्टम चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पूरा, फिर स्टेट गवर्नमेंट चलेगा। ये भी कहानी 1-2 दिन में ख़त्म कर देंगे। चलो, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम देखो पहले, उसके बाद प्रेसिडेंशियल पे आएंगे जो हमारे इंडिया में होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। यहाँ कैबिनेट होती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जिसको हम कैबिनेट भी शॉर्ट में बोल देते हैं कि यह प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट है। तो इसको हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसको हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। रेस्पॉन्सिबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर सवाल पूछता है ना हाउस में, लोकसभा में, कि सर बताइए मोदी जी आपने ऐसा क्यों किया। मोदी जी से सवाल पूछा जाता है ना प्राइम मिनिस्टर से। कौन पूछता है? राहुल गांधी पूछता है। लीडर ऑफ अपोजिशन सवाल पूछते हैं ना, और मोदी जी को जवाब देना पड़ता है। तो जो एग्जीक्यूटिव हैं वो जवाब देंगे, लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ एग्जीक्यूटिव की कि वो लेजिस्लेचर के सवालों का जवाब देंगे। इसको हम वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो ये 3 नाम है इसका, कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। किसका? पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो ये ध्यान रखना। और देखो, इसमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों पार्ट होते हैं। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इसके 2 पार्ट होते हैं। अब कहाँ कहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है? तो देखो, इंडिया, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, इन सब जगह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारा चलता है। अब फीचर्स देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो फीचर्स में तो पहले नॉमिनल और रियल हेड होते हैं। नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट, जिसको हम हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं। और रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है। कंफ्यूज मत होना, प्रेसिडेंट मत लगाना। हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, और नॉमिनल हेड है, ध्यान रखना, ठीक। अब आर्टिकल 74 देखो। आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 सिंपली ये कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, और एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। देखो, आर्टिकल 74 कुछ नहीं कहता है। आर्टिकल 74 सीधा ये कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नाम का चीज होगा। इसमें अलग अलग मिनिस्टर होंगे। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अभी कौन है? अमित शाह है, नितिन गडकरी है, निर्मला सीतारमन है, एस जयशंकर हैं, और कौन कौन है? राजनाथ सिंह हैं। और इन सब के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ठीक, तो ये पूरे मिलके बने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके हेड कौन है? इसके हेड है प्राइम मिनिस्टर। इसके हेड है मेन बॉस, पीएम होते हैं। पीएम इसके हेड होते हैं। यही आर्टिकल 74 आधा पार्ट तो ये कह रहा है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे, और ये एड एंड एडवाइस करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को एड भी करेंगे, एडवाइस भी करेंगे, और प्रेसिडेंट को इन्हीं के एड एंड एडवाइस से काम करना है। इसलिए भी इनको हम नॉमिनल हेड कहते हैं कि प्रेसिडेंट सारे एक्शंस, सारे डिसीजंस किसके एड एंड एडवाइस पे लेंगे? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे लेंगे, ठीक। आर्टिकल 74 यही कह रहा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, ठीक। पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर देखो, मेजोरिटी पार्टी रूल्स। ये तो सिंपल है। यहाँ जिसकी मेजोरिटी आती है, जो मेजोरिटी से जीतता है, जिसकी सीट्स ज़्यादा होती हैं, वो पार्टी रूल करती है। जैसे अभी एनडीए अलायंस की सीट ज़्यादा है तो एनडीए रूल कर रही है। याद रखना, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। इससे पहले वाला टर्म जो था 2019
वाला जो टर्म था उसमें बीजेपी की अपनी इंडिपेंडेंट सरकार थी। अभी कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है, अभी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, ठीक। हाँ, जिसमें बीजेपी एक बड़ी पार्टी है जिसका मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें है, लेकिन और भी छोटे छोटे पार्टी इसमें मिले हैं, ठीक है। तब जाकर ये एनडीए बना है और इसी एनडीए की सरकार चल रही है, अभी बीजेपी की सरकार नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट चल रहा है, ध्यान रखना ये बात। तो दूसरा मेजोरिटी पार्टी रूल्स, जिसके पास मेजोरिटी होती है वो रूल करता है, ये भी हम जानते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जैसे कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तुमको हम बताएं ना, इसमें अलग अलग मिनिस्टर होंगे और इसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर लूज कर गया, मतलब प्राइम मिनिस्टर अगर डूब गया या इसकी मेजोरिटी चली गई या ये हार गया, हारना तो अलग चीज हो गया, या मान लो इसकी सरकार गिर गई, गवर्नमेंट गिर गई मान लो, तो ये सब डूब जाएगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि ये पूरा डूब जाएगा, पूरा कोलैप्स करेगा। ऐसा नहीं होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही रहेगा, पीएम नया बना लो, या पीएम की डेथ हो जाती है मान लो इन केस, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वही हम कहते हैं ना शिप एंड सेल, मतलब वो सेल एंड सिंक, वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूब जाते हैं, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यही कहती है। अब आर्टिकल 75 देखो, आर्टिकल 75 क्या कह रहा है। आर्टिकल 75 कहता है मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे ना, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, पार्लियामेंट के लिए। और पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो दोनों जगह ऑपोजिशन बैठा है। लोकसभा का ऑपोजिशन कौन है, राहुल गांधी सवाल पूछेगा, सरकार ये बताइए आपने ये काम क्यों किया है, इतना पैसा 50 रुपए क्यों खर्च कर दिया है, सरकार को जवाब देना होगा, ठीक है। तो यही है कि आर्टिकल 75 में जो मिनिस्टर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए, कि लोकसभा में वो जवाब देंगे अपोजिशन के सवालों का, जो तुमको हम ऊपर भी समझाए कि ये हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेचर के लिए, और लेजिस्लेचर लॉ कहाँ बन रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा में ही तो बन रहे हैं, तो पार्लियामेंट ही हमारा लेजिस्लेचर वाला विंग है ना, ठीक। और इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता नहीं है, यहाँ जो लेजिस्लेचर के पार्ट हैं वो एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होते हैं, इसी लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव चुनकर आ जाता है, इसी लेजिस्लेचर के पार्ट मोदी जी है ना मोदी जी। तो हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंस चलता है। लास्ट में इन सारे कॉन्सेप्ट मेंस के डायमेंशन के है वो तुमको हम समझाएंगे, लेकिन अभी ब्रीफ देखो। जैसे कि ये हाउस है, मान लो लोकसभा है, तो ये तो लेजिस्लेचर का हाउस है, लेकिन इसके मेंबर तो पीएम भी हैं, इसके मेंबर तो अमित शाह भी हैं, तो ये लेजिस्लेचर के भी पार्ट हो गए पीएम और अमित शाह, और इसी लेजिस्लेचर से कुछ लोग चुन कर आते हैं जो एग्जीक्यूटिव बना देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, एस जयशंकर राज्यसभा के मेंबर हैं एस जयशंकर, ठीक। तो ये लेजिस्लेटिव विंग के मेंबर हुए ना, लेकिन हैं तो पार्ट एग्जीक्यूटिव के भी। तो इंडिया में लेजिस्लेचर जो कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट वाला विंग है लेजिस्लेचर, इसी लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव भी चुनकर आ जाता है, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। तो और साथ में और देखो, पॉलिटिकल होमोजेनिटी बनी रहती है पार्लियामेंट्री फॉर्म में, और डबल मेंबरशिप अलाउड है कि मेंबर जो है वो पार्ट होते हैं बोथ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के, जो तुमको अभी समझाए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट हैं, लोकसभा के भी पार्ट हैं। तो लेजिस्लेचर में जब बैठ रहे हैं तो लॉ भी बना रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव में जब हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना के बैठे हैं तो एग्जीक्यूटिव एक्शंस भी ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं चलता है, हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंस चलता है। मेंस में इससे सवाल आया हुआ है, अब हम इसको छोड़े नहीं हैं, इसको हम लास्ट में कराएंगे। चेक्स एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर, नेशन स्टेट, ये सब टर्मिनोलॉजी एक दिन में लास्ट में कराएंगे, लेकिन अभी करते चलो क्योंकि तुम लोग का पॉलिटी हो चुका है ना, हम मान के चल रहे हैं कि बेसिक एक बार तुम लोग पढ़ चुके हो, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में करा रहे हैं। 0 पे हो पॉलिटी में तब तो कन्फ्यूजन होगी, लेकिन अगर पॉलिटी का थोड़ा भी पढ़ रखा है ना तब दिक्कत नहीं होगा। तो ये डबल मेंबरशिप मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे के पार्ट होते हैं, इसी लेजिस्लेचर से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में चुनकर चले जाते हैं और वो सरकार चलाते हैं। तो ये जो मिनिस्टर हैं वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के पार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना। ये सारे फीचर हैं किसके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के।
अब आ जाओ प्रेसिडेंशियल, जो कि हमारे यहाँ नहीं चलता है। प्रेसिडेंशियल को हम नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी बोलते हैं, इसको फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, इसमें कंप्लीट सेपरेशन होता है। इसको लेजिस्लेचर से कोई मतलब नहीं, लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव से कोई मतलब नहीं, इन दोनों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर को जवाब नहीं देना है, लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव को जवाब नहीं देना है। तो यहाँ पे कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर आर नॉट पार्ट, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे के पार्ट होते भी नहीं हैं। जैसे इंडिया में देखो ना, इसी लेजिस्लेचर से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में बन गए हैं ना, जो तुमको अभी समझाया कि पीएम लोकसभा में भी बैठ रहे हैं और पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड भी हैं। तो इंडिया में तो ऐसा नहीं है ना कि पार्ट नहीं है, इंडिया में तो पार्ट है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव अलग होगा, लेजिस्लेचर अलग होगा, दोनों एक दूसरे का पार्ट नहीं होते हैं, दोनों अलग होते हैं। एग्जाम्पल यूएसए, रसिया देख लो। अब प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का फीचर्स देखो, तो जो हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों कौन होंगे? प्रेसिडेंट होंगे। जैसे यूएसए का देखो, अमेरिका का देखो, ट्रम्प है, तो ट्रम्प हेड ऑफ द स्टेट भी है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। हमारे यहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये सिस्टम चलता है, प्रेसिडेंशियल का ये चलता है। तो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों प्रेसिडेंट हैं। और देखो, प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, ये इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होते हैं, इनका फिक्स्ड टेनर होता है और इम्पीचमेंट से बस रिमूव किए जा सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं कांग्रेस के लिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हाउस को कांग्रेस बोलते हैं ना, जहाँ लॉ बनता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है ना लोकसभा के लिए। लोकसभा क्या है? लेजिस्लेचर है। तो हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जीक्यूटिव को जवाब देना होगा कि 50 करोड़ कहाँ खर्च किया है। राहुल गांधी सवाल पूछ सकता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पार्ट ही नहीं है, लेजिस्लेचर सवाल नहीं पूछ सकता है एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव को जवाब देने की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, यहाँ की जो कैबिनेट होती है वो नॉन इलेक्टेड होती है, एडवाइजरी बॉडी होती है, सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इसको अपॉइंट भी और सिलेक्ट भी प्रेसिडेंट करते हैं, और रिस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम, और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रेसिडेंट की होती है। मतलब ये किसको, ये जो कैबिनेट है ये किसको रिस्पॉन्सिबल रहेगा? सिर्फ प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल रहना मैंडेटरी है। प्रेसिडेंशियल हमारे यहाँ मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ठीक, आगे देखो, प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज आर नॉट मेंबर ऑफ द कांग्रेस। प्रेसिडेंट और जो उनके सेक्रेटरीज होते हैं वो कांग्रेस के, मतलब जहां लॉ बन रहा है उस हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। नॉर डू दे अटेंड एनी सेशन, ना ही वो कोई सेशन अटेंड करते हैं। कंप्लीट सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का, दोनों एकदम अलग हैं। ये अलग है, ये अलग है। लेकिन इंडिया में है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंस चलता है, इसलिए लेजिस्लेचर से ही कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में चुनकर आ जाते हैं और ये एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के सवालों के लिए। समझ में आया? ये है डिफरेंस। चलो अगले चैप्टर पे चलो। अब अगला चैप्टर है हमारा पहला, प्रेसिडेंट। तो देखो, यूनियन गवर्नमेंट, अब हमको पहले सेंट्रल शुरू करना है। सेंटर शुरू करेंगे तो सेंटर में सबसे पहले प्रेसिडेंट आएंगे, हेड ऑफ द स्टेट वही हैं। सेंटर पूरा कर लेंगे फिर स्टेट करेंगे, तो सीक्वेंस से चलेंगे। सेंटर देखो, अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, मतलब यूनियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हाईरार्की देख लो। प्रीलिम्स में सवाल पूछ सकता है कि हाईरार्की क्या बनी हुई है। तो सबसे पहले जो टॉप पोस्ट है वो प्रेसिडेंट की आती है, दूसरी पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट की आती है, तीसरी प्राइम मिनिस्टर की आती है, चौथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आती है, और जो पांचवा पोस्ट है वो अटॉर्नी जनरल की होती है। पांचवा जो सबसे टॉप पोस्ट है यूनियन एग्जीक्यूटिव में वो अटॉर्नी जनरल का है। ध्यान रखना, ये 5 हायरार्की बना है, टॉप 5 पोस्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। ठीक, ये हायरार्की बनी हुई है, ध्यान रखना, ये याद रखना, पूछ सकते हैं सवाल इससे। जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ठीक, चलो अब प्रेसिडेंट से शुरुआत करते हैं। तो प्रेसिडेंट देखो, तो प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन दिया हुआ है? तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। याद रखना, सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब वो सिटीजन बाई बर्थ बना हो तो,
बाई बर्थ बना हो तो, बाई नेचुरलाइजेशन बना हो तो, किसी भी तरीके से बना हो, अगर उसके पास भारत की नागरिकता है तो वो एलिजिबल है इंडियन प्रेसिडेंट बनने के लिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 या 35 से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, लोकसभा के एमपी के इलेक्शन के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा होना चाहिए। ठीक, ये हो गए क्वालिफिकेशन। इनका प्रेसिडेंट का टर्म देखो 5 साल के लिए होते हैं। अगर इनको बीच में रिजाइन करना है तो वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की कोई लिमिट नहीं लिखी है कि कितनी बार इलेक्शन होना चाहिए प्रेसिडेंट का। जब रिजाइन करेंगे 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना है। अभी सब हम आगे देखते जाएंगे। ठीक, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हो गए। अब आ जाओ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता कैसे है, ये यहाँ लिखा है देखो। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता कैसे है, तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब देखो, ये लोकसभा है, हमने वोट दिया, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने वोट दिया, हमने एमएलए एमपी बनवाकर लोकसभा में भेज दिया। अब लोकसभा के जो एमएलए एमपी होंगे ना, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट करते हैं। तो हम डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमने जिनको जिताया है, लोकसभा में जिनको भेजा है, स्टेट लेजिस्लेचर में जिनको भेजा है, वो लोग हमारे बिहाफ पे प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं। इसीलिए इस इलेक्शन को हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। ठीक, और इसमें कौन कौन होगा, इलेक्टेड एमपी ऑफ बोथ हाउस, इलेक्टेड एमपी जो कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के एमपी होंगे, और एमएलए होंगे स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के जहां लेजिस्लेचर है। जैसे यूटी दिल्ली में लेजिस्लेचर है ना, तो यहाँ के एमएलए होंगे ना, तो इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट और यूटीज ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज, इसी को हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होकर आता है। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन का ये फॉर्मूला क्या है, कैसे हम चुनते हैं उनको, कौन से मेथड से, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू सीक्रेट बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट से होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा। अब बहुत लोग अभी तुमको गिनती गिनाएंगे कि देखो ये 4 आदमी हैं, ऐसे बॉक्स बना है, तुमने इनको वोट दे दिया, इनका वोट ऐसे चला जाएगा, तुम्हारा वोट खाली नहीं जाएगा। 50 तरीके का गणित देते हैं, तुम्हारे काम का नहीं है, नहीं पूछता है, तुमको सीखने की जरूरत नहीं है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। अगर जानना चाहते हो कैसे होता है, कैसे ये काम करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो बताना, एक अलग से छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बना देंगे। टाइम बर्बाद करने का मतलब नहीं है। तुमसे यूपीएससी प्रीलिम्स में डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि डिफाइन करो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वोटिंग कैसे हो रही है। काम की बातें समझ जाना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी तुमको समझना है तो हमको बताओ, हम समझाएंगे, लेकिन टाइम इफिशियंसी अभी इंश्योर करनी है। तो किस तरीके से इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, और सीक्रेट बैलेट से होता है। कहानी खत्म। ठीक, अब आ जाओ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पावर और फंक्शन क्या है, मेंस में भी काम देगा। ये सिंगल टॉपिक पूछता है मेंस में कि प्रेसिडेंट के पावर और फंक्शन के बारे में हाईलाइट कीजिए 10 मार्कर्स में, पॉलिटी में। तो ये पूरा मेंस में काम देगा, प्रीलिम्स में भी काम देगा। अब एग्जीक्यूटिव पावर देखो, एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूटिव एक विंग है, लेजिस्लेचर एक विंग है, ऐसे है ना। एग्जीक्यूटिव में जहां एक्शंस लिए जाते हैं, जहां लॉ इंप्लीमेंट होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव लेवल की पावर प्रेसिडेंट के पास देखो क्या क्या है। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन सरकार ले रही है ना, मोदी जी जितने भी एक्शंस ले रहे हैं, कोई भी स्कीम हो, कितने भी एक्शंस ले रहे हैं, ये सारे एक्शंस प्रेसिडेंट के ही नेम से होते हैं, प्रेसिडेंट के ही नाम से सारा एक्शन होता है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट टेकन इन हिज नेम, प्रेसिडेंट के नाम से ही वो सारा एक्शन होगा। ले रहा है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन नाम किसका रहेगा, प्रेसिडेंट का। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट टेकन इन हिज नेम, या हर भी कर देना चाहिए, लेकिन ये प्रेसिडेंट के ही नेम में वो एक्शन हो रहा है। साथ में और क्या एग्जीक्यूटिव पावर है, तो ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं यूनियन टेरिटरीज को थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर। प्रेसिडेंट ही तो अपना अपना एडमिनिस्ट्रेटर बिठाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनको हम बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बैठाते हैं यूटीज में, और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे यही यूटी ही तो, यूटी में जो एडमिनिस्ट्रेटर है वही तो गवर्न कर रहा है यूटी को। तो प्रेसिडेंट यूटी को, यूनियन टेरिटरीज के जितने एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रेसिडेंट देखते हैं थ्रू ए एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटर को बिठाकर अपॉइंट कर। और क्या पावर है, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन हाँ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। देखो
प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर को। अब प्राइम मिनिस्टर कहेगा ए को बना दो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बी को बना दो, सी को बना दो, डी को बना दो, ई को बना दो। प्रेसिडेंट कहेगा आ जाओ तुम पांचों, तुमको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिए। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जिनका जिनका नाम लेता है उसको प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना देते हैं। तो एट द एंड अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं। फिर से अटॉर्नी जनरल हो गए, अलग अलग पोस्ट हो गए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज हो गए, इन सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। एक्सेट्रा लिखा हुआ है, सबका नाम तो यहाँ लिखना नहीं है। बेसिक एग्जांपल तुमको समझ में आ गया कि ये एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स भी करते हैं और ये सब एग्जीक्यूटिव के पार्ट है ना, इसलिए एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स भी प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक, अब लेजिस्लेटिव पावर देखो। लेजिस्लेटिव पावर मतलब लॉ मेकिंग पावर। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या है? लॉ मेकिंग पावर में लेजिस्लेचर ही लॉ बना रहे हैं ना, तो लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट के पास क्या क्या है देखो। समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द हाउस, या ज्वाइंट सिटिंग भी वो अनाउंस कर सकते हैं। समन मतलब हाउस को समन कर सकते हैं कि आ जाओ हाउस लगाना है, मतलब लोकसभा को समन कर सकते हैं। प्रोरोग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और ज्वाइंट सिटिंग भी प्रेसिडेंट ही करवाते हैं। ज्वाइंट सिटिंग मतलब लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठकर किसी एक मुद्दे पे चर्चा कर रही है, ये सब काम प्रेसिडेंट करते हैं। तो समन, प्रोरोग, डिसॉल्व और ज्वाइंट सिटिंग हाउसेस का प्रेसिडेंट कर सकते हैं। 12 एमपी को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। 12 एमपी वो कला के क्षेत्र से है ना, स्पोर्ट्स, साइंस, ऐसे करके अलग अलग जो है ना, जो एक्सेलेंस, म्यूजिक, कल्चर, ऐसे करके जो अलग अलग कल्चरल और एक्सेप्शनल फील्ड से जो उठाते हैं 12 नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा में, उसको प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है? मान लो लोकसभा सेशन में नहीं है, लोकसभा सेशन में नहीं है और कोई लॉ की ज़रूरत है, इमरजेंसी लॉ की ज़रूरत है और अभी लोकसभा सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे। प्रेसिडेंट ने कहा अध्यादेश जारी हो गई, ऑर्डिनेंस जारी हो गया। ऑर्डिनेंस मतलब टेम्पोररी लॉ। जब तक लोकसभा सेशन में नहीं आ रही है तब तक ये लॉ चलेगा, क्योंकि इमरजेंसी थी, प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तो देखा, लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट के पास, लॉ मेकिंग, ऑर्डिनेंस पावर है, और साथ ही साथ और पावर है प्रायर रिकमेंडेशन टू सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स। अलग अलग बिल्स को अगर इंट्रोड्यूस करना है हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा में, तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लो, अगर वो रिकमेंड करेंगे तभी वो बिल आएगा हाउस में। तो कौन कौन से बिल हैं आगे देखेंगे। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर देख लिया, लेजिस्लेटिव पावर देख लिया। अब प्रेसिडेंट के पास कुछ वीटो होता है। अब प्रेसिडेंट की वीटो पावर देखो, या वीटो पावर देखने से पहले ये इम्पीचमेंट देख लो क्या प्रेसिडेंट का, कि प्रेसिडेंट को हटाते कैसे हैं, ये देख लो। फिर ये दोनों तो समझ में आ गया होगा, ये छूट गया है हमसे, हमको पहले यही करा देना चाहिए था, तब पावर्स एंड फंक्शन पे आते। लेकिन कोई बात नहीं, चलो इम्पीचमेंट देख लो कि प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाता है। तो पहले तो देखो किस किस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर उन्होंने वायलेशन किया है तब हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा? 1/4 मेंबर शुड साइन द चार्ज। जो भी हाउस में बिल पास होगा प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का, उस हाउस के 1/4 मेंबर, ये 1/4 मेंबर जब साइन करेंगे कि हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट लाना चाहिए, तब वो इम्पीचमेंट का बिल इंट्रोड्यूस, मतलब इम्पीचमेंट का प्रपोजल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, कब? जब 1/4 मेंबर साइन करेंगे। जिस भी, मान लो प्रेसिडेंट का रिमूवल लोकसभा में इनिशिएट हुआ, तो लोकसभा के 1/4 पहले साइन करके दे कि इनिशिएट करना चाहिए कि नहीं। अगर 1/4 साइन करके दिए तब तो प्रपोजल इनिशिएट हो गया, अब आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन अगर 1/4 साइन नहीं किए तो ये होगा ही नहीं, कहानी खत्म। राज्यसभा में भी उसी तरीके से 1/4 करें। अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो 1/4 मेंबर्स को चार्ज पहले साइन करना होगा। 14 दिन का नोटिस देना होता है प्रेसिडेंट को कि आपको कुछ कहना है तो कहिए। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इम्पीचमेंट में। ये जो नॉमिनेटेड मेंबर है ना, देखो ये वाले जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं 12 एमपीज वाले, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं इम्पीचमेंट में, निकालने में, प्रेसिडेंट को रिमूव करने में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट को चुनाव में, प्रेसिडेंट को चुनने में ये मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देखो नहीं लिखा है ना, कहाँ गया ये, नहीं यार, देखो
यहाँ पे नहीं लिखा है ना कहीं नॉमिनेटेड मेंबर, तो नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बस रिमूवल में, इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान रखना है इस बात को लेकर, ठीक। और कैसे पास होना चाहिए? पास्ड विथ स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी कराए हैं ना, और किससे? 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ बोथ हाउसेस में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। याद करो, एक एक्सेप्शन हम बताए थे कि 2/3 टोटल स्ट्रेंथ का मेजोरिटी एक ही जगह यूज किया जाता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में, और इस मेजोरिटी का कहीं यूज नहीं होगा। तो 2/3 टोटल स्ट्रेंथ कहीं दिख जाए मेजोरिटी का, समझ जाना प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का बात कर रहा है और कुछ नहीं। इस मेजोरिटी का और कोई काम नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट को इम्पीच करने में इस मेजोरिटी का काम किया जाता है। तो समझ में आ गया कि कैसे होता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? ऐसे होता है। किस मेजोरिटी से हटेंगे? स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 टोटल स्ट्रेंथ दोनों हाउस का। 14 दिन का प्रायर नोटिस देना होगा। 1/4 मेंबर जब साइन करेंगे कि हाँ इम्पीचमेंट आना चाहिए तभी आएगा। नॉमिनेटेड मेंबर भी इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। चलो, अब वीटो पावर देखो प्रेसिडेंट की। एग्जीक्यूटिव पावर देख लिया, लेजिस्लेटिव पावर देख लिया, वीटो पावर देखो। तो वीटो 4 तरीके की होती है, लेकिन मेनली 3 तरीके की ही होती है। एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो मतलब बिल आया, कोई भी बिल एक्ट कब बनेगा? बिल एक्ट कब बनेगा? जब प्रेसिडेंट एसेंट देंगे, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा तब। तो पॉकेट वीटो, ये सॉरी, एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है? प्रेसिडेंट ने एसेंट को विथहोल्ड कर लिया, रोक लिया, एसेंट दे ही नहीं रहे हैं, एसेंट को हम रोक के रखे हैं, विथहोल्ड किए हुए हैं, रोक के रखे हुए हैं। ना हाँ बोल रहे हैं, ना नए बोल रहे हैं, ना हाँ बोल रहे हैं, ना यस बोल रहे हैं, ना नो बोल रहे हैं, चुपचाप रखे हुए हैं। ये एब्सोल्यूट वीटो हो गया कि एसेंट हम दे ही नहीं रहे हैं, रोक के रखे हुए हैं। दूसरा आता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या करते हैं प्रेसिडेंट? जो भी बिल आया है उस बिल को रिटर्न कर देते हैं, बिल फॉर रिकंसिडरेशन। एक मान लो लोकसभा से कोई बिल आया प्रेसिडेंट के पास कि एसेंट दे दीजिए, प्रेसिडेंट कहेंगे कि यार एक बार रिकंसीडर करो इस बिल को, मुझे ठीक नहीं लग रहा है इस बिल का 2-4 लाइन। तो रिकंसीडर कर दिया मतलब सस्पेंड कर दिया, तो सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल किया है, ठीक। रिकंसिडरेशन टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को वापस भेज देते हैं, लोकसभा राज्यसभा जिसका भी वो बिल है वापस भेज देते हैं कि दोबारा सोचो। लेकिन एक एक्सेप्शन है, दोबारा सोचने के लिए तो भेज दिए प्रेसिडेंट, लेकिन अगर वही बिल को वो हाउस दोबारा भेज दे पास करा के प्रेसिडेंट के पास, मतलब वही सेम बिल, या तो चेंज कर ले प्रेसिडेंट की बात से, या चेंज अगर नहीं भी किया है इस बिल के कोई प्रोविजन को, सेम बिल है और दोबारा अगर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया कि नहीं नहीं हमको कुछ रिकंसिडर नहीं करना है, आप दोबारा इसको देख लीजिए, तब प्रेसिडेंट मैंडेटरी हो जाएंगे, प्रेसिडेंट बाइंड हो जाएंगे कि उनको एसेंट देना ही देना है, ठीक। इफ पास्ड अगेन, दोबारा अगर पास कर दिया गया सेम बिल को, तो ही हैज टू गिव एसेंट, मैंडेटरी है कि उनको एसेंट देना होगा। वो ना मना कर सकते हैं, ना तीसरी बार वो बिल को भेज भी नहीं सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, एक ही बार इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अगला देखो पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होगा? नाइदर रेटिफाई नॉर रिजेक्ट। अब इसमें क्या करेंगे प्रेसिडेंट? चुपचाप बिल लेंगे, ऐसे दबा दिए 4-5 फाइल के नीचे और इस बिल को दबा के रख दिए, ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और इसी पे हम एक टर्म यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस। यही सेम पॉकेट वीटो गवर्नर के पास भी होता है। और देखो, नो टाइम लिमिट टू टेक एक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट लिखा ही नहीं है कि प्रेसिडेंट कब तक पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके रखे रहेंगे, कब तक इस बिल को 4 फाइल के नीचे ऐसे दबा के रख दिए, ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। अब देखो प्रेसिडेंट के केस में तो ये मुद्दा ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो पपेट हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, उनको उसी के हिसाब से काम करना है। लेकिन ये मुद्दा भड़क जाता है गवर्नर के केस में। गवर्नर के पास भी सेम वीटो होते हैं, जब गवर्नर आएगा तो तुमको हम कराएंगे, लेकिन यहाँ पे उस टॉपिक को लिंक करा दे रहे हैं। सेम मुद्दा, सेम वीटो के पावर गवर्नर के पास भी होते हैं, गवर्नर के पास पॉकेट वीटो होता है। अब जिस स्टेट में अभी करंट किसकी सरकार चल रही है? एनडीए की, जिसको हम मानकर चलते हैं कि बीजेपी की सरकार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट का शेयर इसी का है। तो चलो बीजेपी की गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। सेंटर में, कहाँ पे? सेंटर में। अब जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है, जैसे कि यूपी, एमपी, फिर से बिहार, इन सब स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ पे गवर्नर कभी बवाल नहीं करेंगे। लेकिन मान लो बीजेपी यहाँ सेंटर में बैठी है और स्टेट में कांग्रेस की सरकार है,
तो यहाँ पे गवर्नर तो होगा ना, और गवर्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे कर रहे हैं। तो गवर्नर जो है वो एक तरीके का पपेट है सेंटर का। तो इस केस में जहाँ कांग्रेस की सरकार है ना, वहाँ पे गवर्नर इस पॉकेट वीटो का मिसयूज करेगा। मान लो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की लेजिस्लेचर स्टेट में कोई बिल लेकर आई, गवर्नर ने कहा पॉकेट वीटो, दबा के रख दिया। अब पॉकेट वीटो कर तो दिया, लेकिन कर क्यों पाते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं लिखा है कि कितने टाइम तक आप इसको दबा के रखिएगा, कब हाँ बोलिएगा, कब ना बोलिएगा। तो 3-3 साल, 4-4 साल तक बिल को दबा कर बैठे रह जाते हैं गवर्नर। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का डिफरेंस हो जाता है, सेंटर में अलग सरकार, स्टेट में अलग सरकार। सेंटर प्रेशर डालता है गवर्नर पे कि इस बिल को पास नहीं होने देना है, गवर्नर को मजबूरी है, नहीं तो तुरंत गवर्नर को हटा दिया जाएगा। प्रेसिडेंट के प्लेजर पे गवर्नर बैठे रहते हैं, प्रेसिडेंट जब हाथ हटाएंगे गवर्नर हट गया, तो गवर्नर मजबूर कि भैया पॉकेट वीटो लगा दो, नहीं तो मेरा पोस्ट ही चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट ही खा जाएगा। गवर्नर पॉकेट वीटो लगाया, बिल दब के रह गया, बिल पास ही नहीं हो रहा है। इसीलिए तमिलनाडु की सरकार गई थी कोर्ट में कि भैया यहाँ 4-4 साल से मेरा बिल पेंडिंग रखे हैं, गवर्नर ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ओवर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वो एम्बिट में नहीं था वो डिसीजन, हालांकि उसने फिर बाद में उसको बैलेंस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रीच कर दिया। 2 वर्ड होता है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवर रीच, ये दोनों भी हम कराए हुए हैं करंट अफेयर में, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ करा दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, 3 महीने का टाइम फ्रेम प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के लिए। हालांकि इसको फिर बैलेंस किया गया, फिर प्रेसिडेंट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन, सब करंट अफेयर में कराए हुए हैं, सब टॉपिक लिंक है, तार से तार जुड़ते चला जाएगा अगर जोड़ते चले जाएंगे तो। अभी बस तुमको पॉकेट वीटो का यहाँ मतलब बता दिए हैं कि कैसे इसका मिसयूज करते हैं गवर्नर, और कहाँ पे होगा, जहाँ पे स्टेट में अलग सरकार, सेंटर में अलग सरकार। ठीक, इसी प्रोविजन का इस्तेमाल करके मिसयूज किया जाता है, जो कि गवर्नर का क्रिटिसिज्म हम मल्टीपल टाइम पढ़े हैं, आंसर लिखे हैं। ठीक, चलो अब एक और वीटो होता है, वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। अब इसमें मेनली ये गवर्नर का वीटो है, लेकिन पावर प्रेसिडेंट के पास ही आती है। गवर्नर कोई भी बिल चाहेगा ना स्टेट का, मान लो स्टेट का कोई बिल है, स्टेट में कौन बैठे हैं? गवर्नर बैठे हैं। स्टेट में कोई बिल आया तो इस बिल को एसेंट गवर्नर जब तक नहीं देंगे ये बिल एक्ट नहीं बनेगा। तो गवर्नर क्या कहते हैं, इस बिल को हमको दिक्कत लग रहा है, इस बिल को हम रखे हैं प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए, उसी को बोलते हैं वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। गवर्नर कैन रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट, गवर्नर ने उस बिल को रिजर्व कर लिया कि हम इससे एक बार प्रेसिडेंट से सलाह मशवरा करना चाह रहे हैं। ठीक, अब देखो कैन रेटिफाई, अब प्रेसिडेंट इसको रेटिफाई कर सकता है, प्रेसिडेंट होल्ड कर सकता है कि एसेंट नहीं देंगे, या फिर दोबारा रीसेंड कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए कि भैया बिल को चेंज करो, तब हम सोचेंगे एसेंट देना है कि नहीं। प्रेसिडेंट ये काम कर सकते हैं। अब मान लो इस केस में प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया स्टेट के पास, स्टेट ने उस बिल में कोई चेंज नहीं किया, इस बिल में स्टेट ने कोई चेंज नहीं किया, सेम बिल वापस से भेज दिया गवर्नर के पास। गवर्नर बोला अरे तुम तो चेंज नहीं किया कुछ, वापस से प्रेसिडेंट जी से पूछना होगा। गवर्नर ने वापस से भेजा प्रेसिडेंट के पास, तो इस केस में प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। इफ पास्ड अगेन ही नीड नॉट रेटिफाई अनलाइक सेंटर बिल्स। देखो अब ध्यान देखना, यहाँ पे तुमको हम कराए थे ना कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई बिल हो रिकंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट ने भेजा हो लोकसभा राज्यसभा में, और यही बिल दोबारा सेम पास होकर आ जाए प्रेसिडेंट के पास, तब प्रेसिडेंट मैंडेटरी है कि उनको एसेंट देना ही देना है। लेकिन स्टेट के केस में अगर प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए बिल को भेज दिए हैं और बिल में कोई चेंज नहीं किया गया, सेम बिल दे दिया गया वापस से गवर्नर को, गवर्नर ने कहा फिर से हम पूछेंगे प्रेसिडेंट से, तो प्रेसिडेंट कहेंगे तो तुम सेम बिल लेके आए हो। तो इस स्टेट लॉ में, स्टेट के बिल में प्रेसिडेंट मैंडेटरी नहीं है कि दोबारा वो एसेंट दे ही देंगे, कोई जरूरत नहीं है। फिर से कहेंगे प्रेसिडेंट की मैं एसेंट नहीं दूंगा। इफ पास्ड अगेन ही नीड नॉट रेटिफाई, उनको मैंडेटरी नहीं है कि रेटिफाई करना ही करना है, एसेंट देना ही देना है। लेकिन इस सेंटर के बिल में मैंडेटरी हो जाता है कि दोबारा अगर सेम बिल पास होकर गया है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही देना होगा। लेकिन अगर वो बिल स्टेट का है तब प्रेसिडेंट मैंडेटरी बाइंड नहीं होते हैं कि हम एसेंट देंगे ही देंगे। वो दोबारा कहेंगे कि हम नहीं देंगे एसेंट, जाओ दोबारा भेज देंगे कि जाओ बिल बदल कर लाओ, रिकंसिडर करो। तो प्रेसिडेंट स्टेट के बिल में रिकंसिडरेशन के लिए 3 बार 4 बार कितने भी बार भेज सकते हैं, उनको ये बाउंडेशन नहीं है कि दूसरी बार में एसेंट दे देना है। ठीक, ये पॉइंट ध्यान रखना।
प्रीलिम्स में फंसा सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो ये वीटो पावर हो गई प्रेसिडेंट की। और पावर देखो प्रेसिडेंट की, और प्रेसिडेंट की फिनेंशियल पावर है, जैसे कि मनी बिल्स इंट्रोड्यूस विथ हिज रिकमेंडेशन। कोई भी मनी बिल है तो वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस होगा। फिर से दूसरा फिनेंशियल पावर देखो, बजट को ले करते हैं पार्लियामेंट में। बजट को कौन ले करता है पार्लियामेंट में, कौन प्रेजेंट करता है, कौन रखता है? देखो पार्लियामेंट में बजट को रखते कौन है, प्रेसिडेंट हैं, और बजट को पढ़ती कौन है, तो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये ध्यान रखना। तो लेज बजट इन पार्लियामेंट, मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इंडिया का दो फंड है ना, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये तो नॉर्मल हिसाब किताब वाला है जिससे देश के खर्चे चलते हैं, और एक है कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड जो कि इमरजेंसी फंड है किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। तो इस फंड से पैसे कौन निकाल सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निकाल सकते हैं कंटीजेंसी फंड से पैसा। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन भी हर साल बनाते हैं। तो फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है हर 5 साल पे। ये इसके फिनेंशियल पावर हो गए प्रेसिडेंट के। डिप्लोमेटिक पावर देखो तो इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट जितने भी साइन होते हैं, कंक्लूड होते हैं, वो प्रेसिडेंट के ही नेम में होते हैं। भले मोदी जी रसिया के साथ साइन कर रहे हैं, लेकिन नाम किसका आ रहा है, द्रौपदी मुर्मू जी का। प्रेसिडेंट के नाम में ही सारे ट्रीटी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। मिलिट्री पावर देखो तो प्रेसिडेंट तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, तीनों सेना के हेड हैं, नेवी, एयरफोर्स, एयर और आर्मी। इन तीनों के सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसलिए प्रेसिडेंट जब घूमते हैं ना तो इनके साथ तीनों ऑफिसर्स को तुमने देखा होगा, ब्लू ड्रेस वाले भी, व्हाइट ड्रेस वाले भी, और जो उनका पैरा एसएफ का एक ब्रिगेड चलता है, एक यूनिट चलता है, वो अलग। तो प्रेसिडेंट के साथ तीनों सेनाएं रहती हैं, तीनों सेना के प्रमुख हैं, प्रेसिडेंट हेड हैं। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स इन इंडिया, इंडिया का जो सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्स का, वो प्रेसिडेंट है। इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट के पास, पावर टू अनाउंस नेशनल, स्टेट और फिनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं। अब इमरजेंसी को हम डीप में पढ़ेंगे, या मत समझना कि इमरजेंसी यहाँ खत्म कर दी है, तो प्रेसिडेंट का पावर तुमको हम करा रहे हैं। प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसको माना जाता है। जब दोनों में से कोई हाउस सेशन में नहीं है तब प्रेसिडेंट लॉ बना सकते हैं, ये ऑर्डिनेंस जारी करके टेम्पररी लॉ बना सकते हैं। हालांकि इस ऑर्डिनेंस का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। प्रेसिडेंट ने अगर कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, लॉ बना दिया है कोई भी, तो क्या इसका जुडिशियल रिव्यू होगा? यस होगा, ठीक, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और ऑर्डिनेंस में जो लॉ बनता है उसकी टाइम कितनी होती है, 6 महीना। 6 महीना तक वो लॉ चल सकता है। देखो जैसे कि मान लो कोई हाउस सेशन में नहीं है, न लोकसभा सेशन में है न राज्यसभा सेशन में, कोई हाउस सेशन में नहीं है, लॉ की जरूरत पड़ी, प्रेसिडेंट ने जारी कर दिया ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस से बन गया टेम्पररी लॉ। इस टेम्पररी लॉ की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, 6 महीने की होगी। 6 महीने की होगी, और इस 6 महीने में जब लोकसभा आया, राज्यसभा जो भी सेशन में आया, उसको 6 हफ्ते के अंदर, 6 वीक के अंदर या तो नया लॉ इस मुद्दे पर लेकर आओ, जिस भी मुद्दे पे लॉ की जरूरत थी, जो इमरजेंसी में प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस से बनाया, तो इस मुद्दे के लिए या तो तुम कोई नया लॉ लेकर आओ, या इसी प्रेसिडेंट का जो लॉ चल रहा है 6 महीने से, इसी लॉ को पार्लियामेंट से पास करा लो। तो ऑर्डिनेंस की ड्यूरेशन कितनी होती है, ऑर्डिनेंस के लॉ की मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 महीना प्लस 6 वीक की होती है, ठीक। ऑर्डिनेंस हैज टू बी अप्रूव्ड विद इन 6 वीक व्हेन हाउस कम इन सेशन। जैसे कि तुमको हम बताए, फिर से समझो। मान लो भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक के लिए इंडिया में कोई लॉ नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल, मान लो कोई लॉ नहीं है, और आज अभी भूकंप आया है, और इस टाइम पे ना लोकसभा सेशन में है न राज्यसभा सेशन में है। अब लॉ की तो जरूरत है, भूकंप तो आ गया, तो प्रेसिडेंट कहेंगे आ जाओ मेरे पास 123 है। 123 मतलब ऑर्डिनेंस की पावर है। 100 गायब हो गया यार, रुक जाओ, क्या आया था, भूकंप, अर्थक्वेक। इंडिया में अर्थक्वेक के लिए कोई लॉ नहीं है, मानकर चलो कोई लॉ नहीं है, ठीक। और लोकसभा भी सेशन में नहीं है, राज्यसभा भी सेशन में नहीं है, तो दोनों में से कोई लेजिस्लेचर सेशन नहीं है, तो अब लॉ कहाँ से बनाए भूकंप के लिए, भूकंप तो अभी आया है। तब प्रेसिडेंट कहेंगे आ जाओ मेरे पास 123 है, 123 है, 123 मतलब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है मेरे पास, ऑर्डिनेंस से हम टेम्पोररी लॉ बना सकते हैं। प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, लॉ आ गया, किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए। अर्थक्वेक के लिए एक लॉ आ गया। अब ये लॉ कितने टाइम तक चलेगा, मैक्सिमम 6 महीने तक चल सकता है। 6 महीने के बाद जो भी हाउस आएगी
वो या तो लोकसभा राज्यसभा जो भी हाउस आई वो या तो अर्थक्वेक के लिए एक नया लॉ लेकर आ जाए, या फिर इसी प्रेसिडेंट ने जो लॉ बनाया, ऑर्डिनेंस से लॉ बनाया, अगर लोकसभा राज्यसभा को लग रहा है कि नहीं नहीं प्रेसिडेंट ने ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया था ना, लॉ तो ये ठीक है, भले टेम्प्रोरी था लेकिन लॉ ठीक है, तो या तो वो नया लॉ लेकर आ जाए अर्थक्वेक के लिए, या वो इसी लॉ को, इसी प्रेसिडेंट के लॉ को मेजोरिटी से पास करा ले पार्लियामेंट में। और ये अगर इसी लॉ को, प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस वाले लॉ को ही चलाना है ना, तो कितने दिन में पास कराना होगा? 6 वीक में। 6 वीक में अगर उस ऑर्डिनेंस वाले पुराने लॉ को हम पास करा दिए जो प्रेसिडेंट ने जारी किया था 123 में, तो अर्थक्वेक के लिए यही लॉ कंटिन्यू कर जाएगा हमेशा। लेकिन अगर पार्लियामेंट को लगता है कि ना ये प्रेसिडेंट का लॉ में कुछ गड़बड़ी है, तो वो नया लॉ भी ला सकता है। जैसे ही नया लॉ लाया ये अपने आप खत्म हो जाएगा। तो समझ में आ गया, ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 महीना तो रहेगी ही, और 6 वीक का टाइम मिलता है कि या तो इसको अप्रूव कर लो या इसके लिए, इसके बदले नया लॉ लेकर आ जाओ। तो 6 महीना प्लस 6 वीक की ड्यूरेशन रहती है। ये हो गई ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की। अब जुडिशियल पावर देखो, जुडिशियल पावर में सीजीआई को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पास क्या है? प्रेसिडेंट के पास, हम आर्टिकल भूल रहे हैं, 142 है या 143 है? 143 है शायद। एडवाइजरी जुडिक्शन 143 या 2 है, 142 है या 143 है। एडवाइजरी जुडिक्शन की पावर है, ठीक। एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से वो, कि भैया हमको इस मुद्दे पे सलाह दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लॉ के मुद्दे पे प्रेसिडेंट सलाह मांग सकते हैं। करंट अफेयर में वो एडवाइजरी जुडिक्शन डिटेल में कराया हुआ है, जब हम जुडिशियरी पढ़ेंगे तो उस आर्टिकल को डीप में करेंगे। तो ये प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर है। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर भी है, अलग अलग पार्डनिंग पावर है। अब पार्डनिंग पावर के अलग अलग पार्ट्स हैं, ध्यान से समझना। पार्डन मतलब इसमें वो बोथ सेंटेंसेस और कन्विक्शन दोनों को माफ कर सकते हैं। कन्विक्शन मतलब जो आरोप लगा है, जो आरोप है उसको भी खत्म कर सकते हैं, और जो मान लो जैसे 10 साल की सजा है तो इसको भी खत्म कर सकते हैं। इसमें पूरा माफ कर दिया, पार्डन, क्षमादान दे दिया। दूसरा क्या है इसी पार्डनिंग पावर का? दूसरा पार्ट है कॉम्यूटेशन। दूसरा पार्डनिंग पावर का क्या पार्ट है? कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन में क्या होगा? कॉम्यूटेशन में होगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ पनिशमेंट विथ लाइटर फॉर्म। जैसे कि 10 साल की सजा थी, इसको हम कर देंगे 5 साल की सजा। तो हार्ड पनिशमेंट था, इसको हम लाइट कर दिए, ठीक। तो ये दूसरी प्रेसिडेंट की पावर हो गई कॉम्यूटेशन में। मतलब पार्डनिंग पावर के ही दो अलग अलग पार्ट्स हैं। तो कॉम्यूटेशन हो गया। फिर तीसरा देखो, तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा रेमिशन। रेमिशन में क्या करते हैं प्रेसिडेंट? रिड्यूसिंग टाइम पीरियड विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर। अब जैसे कि देखो, अरेस्ट होता है ना लोग, मान लो अरेस्ट हुआ है, तो इसमें अरेस्ट के अलग अलग प्रोविज़न होते हैं। मान लो किसी को 10 साल की सज़ा मिल गई, तो इस 10 साल की अलग अलग सज़ा होती है। एक होती है कठोर सज़ा, इसमें कैदियों से काम वाम भी कराया जाता है, अलग अलग चीज़ करवाया जाएगा। और एक होती है सिंपल अरेस्ट, कि भैया तुम अरेस्ट रहो, तुमको 3 टाइम का खाना मिलेगा, तुम जेल में बंद हो। तो इस ये रेमिशन के केस में टाइम पीरियड को वो कम करेंगे, लेकिन कैरेक्टर को चेंज नहीं करेंगे। मान लो कठोर सज़ा मिली हुई है 10 साल के लिए, तो कठोर सज़ा ही रहेगी, बस इसका ड्यूरेशन 7 साल कर देंगे या 5 साल कर देंगे। जो इस सज़ा का कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को नहीं बदल सकते हैं रेमिशन में, ठीक। समझ में आ गया? और देखो रेस्पाइट, देखो रेस्पाइट में अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल फैक्ट्स। अब कुछ स्पेशल फैक्ट आ गए तो उस सेंटेंस को वापस से कम कर सकते हैं। रिप्राइव देखो, स्टे इन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, स्टे लगा सकते हैं एग्जीक्यूशन पे। मान लो 10 साल की सजा है, तो प्रेसिडेंट ने कहा रिप्राइव। अब इस 10 साल के सजा पे ना स्टे लग चुका है, अब तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक प्रेसिडेंट कुछ मुद्दा बोलेंगे नहीं। तो ये 10 साल की सजा थी, आज से इसको अरेस्ट हो जाना था, लागू हो जाना था 10 साल का अरेस्ट, लेकिन प्रेसिडेंट ने रिप्राइव किया हुआ है। मतलब जो एग्जीक्यूशन है सेंटेंस का, उसी पे स्टे लगा दिया, रुकवा दिया, ठीक। और एक ये फैक्ट यहाँ पे क्रॉस चेक करना है, नहीं सॉरी ये तो ठीक है, इसको क्रॉस चेक करना है, अभी बता देते हैं क्या क्रॉस चेक करना है। ओनली प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंस फॉर कोर्ट मार्शल, नॉट गवर्नर। अब ये सारा पावर जो है ना, ये जो सब तुमको हम सब बताए अभी तक, ये गवर्नर के पास भी होते हैं। लेकिन कोर्ट मार्शल, जो आर्मी का कोर्ट मार्शल होता है ना, आर्मी के लिए तो अलग लॉ चलती है, अलग जुडिशियरी चलती है, इनका कोर्ट मार्शल किया जाता है।
तो कोर्ट मार्शल में मान लो कोई सज़ा मिली है किसी ऑफिसर को और ये ऑफिसर अगर क्षमा मांगना चाहता है तो इस केस में कोर्ट मार्शल का जो क्षमा करेंगे वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नर तो स्टेट में होता है ना, और जो आर्मी है वो पूरी देश की है, इसलिए आर्मी को जो क्षमादान देंगे वो सिर्फ प्रेसिडेंट देंगे, गवर्नर नहीं दे सकता है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये क्लियर फैक्ट है एकदम। एक फैक्ट सिर्फ क्रॉस चेक करना है यार, डेथ सेंटेंस प्रेसिडेंट क्षमा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेथ सेंटेंस को भी प्रेसिडेंट दे सकते हैं कि डेथ सेंटेंस को प्रेसिडेंट ने अलाउ कर दिया कि अब ये डेथ सेंटेंस नहीं रहेगा, हो सकता है जो फांसी की सज़ा है उसको 20 साल की उम्र सज़ा दे दिए या फांसी की सज़ा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो डेथ सेंटेंस को भी प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं। अब फैक्ट ये पता करना है, कुछ जगह अभी ये कह रहा है कि गवर्नर के पास भी डेथ सेंटेंस आ गया है, मतलब गवर्नर भी डेथ सेंटेंस को माफ़ी दे सकते हैं, गवर्नर भी दे सकते हैं, गवर्नर भी डेथ सेंटेंस को पार्डन दे सकते हैं, ये रूल आ गया है। ऐसा बहुत जगह हमने देखा है लेकिन बहुत जगह नहीं भी देखा है। कुछ सोर्स कहती है कि हाँ कर सकते हैं, कुछ सोर्स कहती है नहीं कर सकते हैं। तो इसको तुम लोग भी क्रॉस चेक करो कि गवर्नर डेथ सेंटेंस को माफ़ कर सकते हैं कि नहीं, हम भी आज करते हैं, ठीक। क्योंकि कुछ जगह कह रहा है कि गवर्नर, देखो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट की पावर है डेथ सेंटेंस को वो माफ़ करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दे या 10 साल की सज़ा में कन्वर्ट कर दे, वो जो प्रेसिडेंट का मन करेगा, डेथ सेंटेंस को प्रेसिडेंट माफ़ कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। डाउट ये है कि क्या गवर्नर डेथ सेंटेंस को माफ़ी दे सकते हैं। तो कुछ सोर्स कह रहा है यस, कुछ सोर्स कह रहा है नो। हमको इसको रेक्टिफाई करके डबल चेक कर लेना है एक बार, हम भी आज करेंगे, तुम भी करो, ठीक। अब कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं प्रेसिडेंट के पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है, याद रखना। गवर्नर की डिस्क्रिशन पावर जो है ना वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रेसिडेंट। गवर्नर की डिस्क्रिशन पावर ज़्यादा होती है। कैसे ज़्यादा होती है, जब गवर्नर कराएंगे तो पढ़ाएंगे। प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर देखो, अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है जब नो क्लियर मेजोरिटी और व्हेन पीएम डाइज। मान लो प्रधानमंत्री की डेथ हो गई, अब किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, किसी के पास नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, कांग्रेस के पास भी नहीं है, बीजेपी के पास भी नहीं है। यहाँ पे प्रेसिडेंट का मन करेगा, प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन पे है, प्रेसिडेंट को किसी से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट को मन करेगा तो वो कांग्रेस के लीडर को कहेगा कि तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, प्रेसिडेंट को मन करेगा तो वो बीजेपी के लीडर को कहेगा तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। लेकिन कंडीशन देता है 6 महीने में मेजोरिटी साबित कर देना, मतलब 6 महीने में हाउस में आकर मेजोरिटी साबित कर देना। तो जब क्लियर मेजोरिटी किसी की नहीं है उस केस में प्रेसिडेंट जिसको चाहेंगे उसको अपॉइंट कर देंगे कि तुम हो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन शर्त यही है कि 6 महीने में या तो अपनी बहुमत साबित कर दो कि हाँ मेरे पास इतना सपोर्ट है, हम मेजोरिटी ले आए। 6 महीने में या तो मेजोरिटी ले आओ, नहीं तो गिर जाओगे, ठीक। ये पहला डिस्क्रिशन। दूसरा डिस्क्रिशन क्या है, डिसमिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यू टू नो कॉन्फिडेंस। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया मतलब सरकार गिर गई, सरकार गिर गई तो सीधा प्रेसिडेंट कहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म, ठीक। और डिसॉल्व लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे अगर मेजोरिटी खत्म हो गई। अब मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, सरकारें गिर गई, जब सरकारें गिर गई तो लोकसभा को डिसॉल्व करो, दोबारा इलेक्शन कराओ। तो ये 3 सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, मतलब कुछ सिचुएशन पर प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशन मिलते हैं ये 3, ठीक। कब मिलेंगे, जब कोई पीएम नहीं है, पीएम डेथ कर गया है या किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, उस केस में प्रेसिडेंट जिसको चाहेंगे पीएम अपॉइंट कर देंगे और बोलेंगे 6 महीने में मेजोरिटी साबित करो। अगर नहीं कर पाए तो तुम भी गए, ठीक। साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो, और लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर सरकार की मेजोरिटी चली गई तो। ये डिस्क्रिशनरी पावर थे प्रेसिडेंट के। अब आ जाओ प्राइम मिनिस्टर पे। चलो अब देखो प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो इसका कोई स्पेसिफिक प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है। आर्टिकल 75 कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी में से प्राइम मिनिस्टर को। जो भी लोकसभा का लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी होगा ना, जैसे कि अभी मेजोरिटी पार्टी के लीडर कौन है, मोदी जी हैं, तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर देते हैं। तो जो भी मेजोरिटी पार्टी जीत कर आएगी, मेजोरिटी पार्टी जो भी जीत कर आएगी और जो इसका लीडर होगा प्रेसिडेंट उसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं एज पर आर्टिकल 75। अब प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन कुछ जगह होता है जो तुमको हम अभी ठीक इससे पहले 2 मिनट पहले समझाए हैं। देखो यहाँ पे
ये जो समझाए हैं ना तुमको पॉइंट, ये पॉइंट अभी फिर आ रहा है डिटेल में, यही पॉइंट है। देखो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है ये। अगर हंग पार्लियामेंट हो जाए, हंग पार्लियामेंट मतलब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, न कांग्रेस को मिली, न बीजेपी को मिली, न कोई एक एक्स पार्टी है उसको भी, किसी को मेजोरिटी मिली ही नहीं, कोई बहुमत लेकर नहीं आ पाया, तब ये हंग पार्लियामेंट हो गया। या फिर पीएम की डेथ हो जाती है सडनली, तो भी पीएम की सीट खाली हो गई, इस केस में प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है कि वो जिसको चाहेंगे पीएम बना देंगे और कहेंगे बेटा मेजोरिटी साबित कर दो। हम तुमको 6 महीना बताए हैं ना, मेजोरिटी साबित कर दो, अगर इतने समय में मेजोरिटी साबित कर दिए तो तुम पीएम बने रहना, और अगर इतने समय में मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए तो तुम्हारी पीएम की तुम्हारी भी पोस्ट चली जाएगी। तो ये 6 महीना तक इस दो केस में किसी को भी प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। ठीक, अब इसको लेकर कुछ केस लॉज हैं इन दोनों सिचुएशन को लेकर। एक 1980 का दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। किसका है? दिल्ली हाई कोर्ट का। डीसीएचसी है ना, मतलब दिल्ली के हाई कोर्ट का 1980 का केस है। इसमें क्या बोला हाई कोर्ट ने कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को और उनको बोल सकते हैं कि मेजोरिटी प्रूव कीजिए लोकसभा में एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक, फिर देखो 1997 में एक सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या बोला गया? इफ नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस पर्सन मे बिकम ए मेंबर विद इन 6 मंथ आफ्टर बिकमिंग पीएम, तो उसको लूज करना होगा। मतलब सीधी सी बात, ये केस लॉ ये बता रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि प्रेसिडेंट जिसको चाहेंगे रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, अगर हंग पार्लियामेंट का सिचुएशन है तो, या पीएम सडनली डेथ कर गए हैं तो प्रेसिडेंट जिसको चाहेंगे पीएम बना देंगे, और एक रीजनेबल टाइम पीरियड में इस पीएम को मेजोरिटी साबित करनी होगी लोकसभा में कि देखो मेरे पास मेजोरिटी सीट आ गई है, अब मैं सरकार चला सकता हूँ। लेकिन अगर मेजोरिटी साबित नहीं कर पाएंगे तो ये इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बस टाइम फ्रेम दे दिया कि भैया ये रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम जो है ना ये 6 महीना है। अब तुम पीएम बन गए, 6 महीने में मेजोरिटी साबित कर दो, जो तुमको हम शुरुआत में बता रहे थे 6 महीने के अंदर मेजोरिटी साबित करना होगा। ठीक, और एक और चीज है, एक और चीज कह दिया इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पे क्या कहा कि मेजोरिटी साबित करो लोकसभा में, यहाँ कहा गया है ना, यहाँ भी लोकसभा एज पीएम लिखा है ना, लेकिन 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर मे बी फ्रॉम एनी हाउस। मनमोहन सिंह, पीएम मनमोहन सिंह जो थे ना वो राज्यसभा से थे, राज्यसभा के मेंबर थे लेकिन प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक, तो ध्यान रखना 1997 के सुप्रीम कोर्ट के केस में ये कह दिया गया है कि प्रेसिडेंट लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन में मैंडेटरी है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमेशा लोअर हाउस से होगा। सॉरी, हम यहाँ प्रेसिडेंट बोले हैं क्या? 1997 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन ब्रिटेन जो है इंग्लैंड वाला, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ लोअर हाउस से होगा, हाउस ऑफ कॉमन से होगा। ध्यान रखना, यहाँ ये वाला सिस्टम नहीं ना कि किसी भी हाउस से आप इम्प्लीमेंट हो जाओगे, यहाँ सिर्फ लोअर हाउस कॉमन वाले हाउस से होने चाहिए। 1997 का सुप्रीम कोर्ट का ये केस कहता है। ठीक, चलो अब प्राइम मिनिस्टर का टेनर देखो कितने समय तक ये रहते हैं, तो कुछ नहीं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहते हैं। जिस दिन इनकी मेजोरिटी चली जाएगी, जिस दिन सरकार गिर जाएगी, उस दिन प्राइम मिनिस्टर डूब जाएंगे। कोई 5 साल की मेजोरिटी, कोई 5 साल का टर्म नहीं है पीएम का, गलत है ये। हम अगर स्टेटमेंट बना दे कि पीएम हैज टर्म ऑफ 5 ईयर्स, क्या ये सही है? नहीं भाई, गलत है। ये 5 साल जो है ना ये इलेक्शन कराने का टर्म है कि लोकसभा का इलेक्शन 5 साल में होना चाहिए, ये 5 साल इलेक्शन के लिए है। अब 5 साल के लिए एक ही पीएम की सरकार चल गई, एक ही पार्टी की सरकार चल गई, तो हाँ 5 साल इनकी भी सरकार चल गई। इसका ये मतलब नहीं कि पीएम का पोस्ट हो गया या उस सरकार की वैलिडिटी 5 साल तक चल रही है, नहीं। इलेक्शन 5 साल में कराना है, 5 साल के लिए सरकार बनी रहती है। 5 साल के बीच में 2 साल में सरकार गिर गई, कहानी खत्म। तुम्हारा सरकार गया, दोबारा इलेक्शन होगा या दोबारा जो भी सिचुएशन हो, दोबारा इलेक्शन कराकर नई सरकार बनाई जाएगी। तो कोई टर्म नहीं है प्राइम मिनिस्टर का। जब ये मेजोरिटी लूज कर जाएंगे इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। लोकसभा में जिस दिन इनकी मेजोरिटी गई, कहानी खत्म। ठीक, तो लोकसभा में मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी सरकार चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। और ये ध्यान रखना, पूछ देंगे पीएम हैज टर्म ऑफ 5 ईयर्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर एज पर आर्टिकल दिस, या फिर सीधा पीएम हैज टर्म ऑफ 5 ईयर्स मेंशन्ड इन हियर, इंडियन डेमोक्रेसी फॉलोज द 5 ईयर टर्म फॉर प्राइम मिनिस्टर। सब गलत है,
सारा स्टेटमेंट गलत। 5 साल टर्म नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, 5 साल ड्यूरेशन है एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन के बीच के गैप का, कि ये एक इलेक्शन आज हुआ तो दूसरा 5 साल बाद होगा, तीसरा फिर 5 साल बाद होगा। अब इस बीच में तुम्हारी सरकार चल गई तो तुम्हारी सरकार भी 5 साल के लिए चल गई। मान लो इस बीच में तुम्हारी सरकार 2 साल में गिर गई तो तुम्हारी सरकार 2 साल के लिए हुई। कोई रूल नहीं है कि 5 साल के लिए एक बार पीएम बन गए तो बने रहेंगे, नहीं, गिर सकते हैं बीच में, ठीक। और देखो पीएम एज, और अब आ जाओ पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये सॉरी प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 74 देखो, आर्टिकल 74 क्या कहता है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसके हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, और ये मिल के एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, पहले भी समझा चुके हैं। और प्रेसिडेंट इनके एड के हिसाब से काम करेंगे। जो ये एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देगा ना प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट मैंडेटरीली बाउंड हैं, प्रेसिडेंट बाउंडेड हैं कि इस एडवाइस को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को फॉलो करना है, क्योंकि आर्टिकल 74 ये कहता है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेगा किसको, एड एंड एडवाइस करेगा किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को इसी एड एंड एडवाइस के हिसाब से काम करना है, ये लिखा है आर्टिकल 74 में, ठीक। चलो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइजिंग बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देगा ना प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग कर दिया गया कि प्रेसिडेंट को मानना ही मानना है, मना नहीं कर सकते हैं, ठीक। फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखो, प्रेसिडेंट आस्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर दिस एडवाइस। अब 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम एक क्लॉज डाले कि प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं कि आप ये जो एडवाइस दे रहे हैं क्या ये ठीक है, एक बार आप सोचना चाहिएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा नहीं हमको नहीं सोचना है, तो प्रेसिडेंट कहेगा ठीक है तो फिर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। फिर प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मान लो एक बार कहा प्रेसिडेंट कि भैया सोच लो एक बार, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा अच्छा ठीक है 5 मिनट रुको सोच के बताते हैं। तो ये 42nd अमेंडमेंट में तो कुछ नहीं था, बाइंडिंग कर दिया कि हम बोल दिए ये एप्पल है, प्रेसिडेंट कहेगा यस दिस इज एप्पल। लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने एक छोटी सी पावर दे दी प्रेसिडेंट को। क्या पावर दे दी कि हमने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा ये एप्पल है, तो प्रेसिडेंट पूछ सकता है क्या ये सही में एप्पल है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से कह दिया कि हाँ हाँ ये एप्पल है, प्रेसिडेंट फिर कह देंगे चलो ठीक है फिर एप्पल है तो एप्पल है, यस, कहानी खत्म। समझ में आ गया। दूसरी 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्रेसिडेंट को बस इतनी छूट मिली कि आप एक बार सोचना चाहिएगा, इतना बोल सकते हैं, रिकंसीडर कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि एक बार रिकंसीडर कर लो जो एडवाइस दे रहे हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा कि हमको रिकंसीडर नहीं करना है, प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा चलो ठीक है तुम कह रहे हो तो एक बार रिकंसीडर कर लेते हैं। अब इनके मर्जी के ऊपर है रिकंसीडर करेगा कि नहीं, नहीं मन किया नहीं करेगा। लेकिन हाँ 44 से हमने एक टॉपिक खिलाने वाला पावर दे दिया प्रेसिडेंट को कि चलो तुम भी बोल लेना कि हाँ ठीक है रिकंसीडर कर लो इस एडवाइस को अगर तुम्हारी इच्छा हो तो, लेकिन एट द एंड वो बाइंडिंग ही है, ठीक, मानना ही मानना है प्रेसिडेंट को, वो रिकंसीडर करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्टिकल 75 देखो, पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर करेंगे, पहले ही बता चुके हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा की, पहले ही बता चुके हैं। आर्टिकल 78 देखो, पीएम लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 78 कहता है कि ये प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, यहाँ प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, यहाँ बीच में प्राइम मिनिस्टर है और यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो इस दोनों के बीच का लिंक कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। तो यही आर्टिकल 78 कह रहा है। अब कुछ प्राइम मिनिस्टर की पावर देख लो, तो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, ये बोल सकते हैं किसी भी मिनिस्टर को, अमित शाह को, नितिन गडकरी को, निर्मला सीतारमन को, राजनाथ सिंह को कि रिज़ाइन करो, और प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि डिसमिस कर दो। तो प्राइम मिनिस्टर सीधा इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से किसी को भी बोल सकते हैं कि भैया नितिन गडकरी साहब जी अब आपका काम हो गया, अब आप रिज़ाइन कर दीजिए, या प्रेसिडेंट को डायरेक्ट बोल देंगे कि नितिन गडकरी को डिसमिस कर दो, ये पावर है। दूसरा, कैन कोलैप्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग। अब पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डूब जाएगा, ये पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये पूरा डूब जाएगा अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दिए तो, ठीक। जो तुमको हम बताए थे ऊपर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया प्राइम मिनिस्टर डूबे तो वो कलेक्टिवली पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ले डूबेंगे, कैबिनेट को पूरा ले डूबेंगे, ठीक। अगर पीएम की डेथ हो गई तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना था वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, पीएम एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि कब हाउस को समन करना है, कब प्रोरोग करना है, और रिकमेंड भी कर सकते हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। ये सब पावर है पीएम के पास।
पीएम चेयरमैन भी होते हैं अलग अलग बॉडीज के, जैसे नीति आयोग के, सीएसआईआर के, इंटर स्टेट काउंसिल के, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, इन सब के चेयरपर्सन एक्सेट्रा और भी बॉडीज हैं, लेकिन मोटा मोटा ये जो मेन है इनके चेयरपर्सन पीएम होते हैं। ठीक, तो ये हमारा बेसिक प्राइम मिनिस्टर था। ठीक, पूरी कहानी कंप्लीट, देख लो पूरा प्राइम मिनिस्टर, एक पेज, कहानी खत्म। अब वाइस प्रेसिडेंट भी देख लो, छोटा सा है। वाइस प्रेसिडेंट देखो क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखो तो ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है कंट्री में। ऊपर ही तुमको हायरार्की बताए हैं ना, पहले प्रेसिडेंट होंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट होंगे, फिर पीएम होंगे, फिर पीएम का ये होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, और फिर अटॉर्नी जनरल होगा। ये हायरार्की बताए हैं ना, ये पावर स्ट्रक्चर यही है, टॉप टू बॉटम। टॉप पे प्रेसिडेंट होंगे, हमारे यूनियन का यही हायरार्की है, टॉप पोस्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक, तो वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट ऑफिस आते हैं कंट्री में। आर्टिकल 63 क्या कहता है, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का। इनका टर्म भी 5 साल का होता है, प्रेसिडेंट का भी 5 साल का होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कोई टर्म नहीं है, ध्यान रखना। क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ एमपी और एमपी ऑफ राज्यसभा। अब देखो राज्यसभा के ये चेयरमैन होते हैं ना, कौन, वाइस प्रेसिडेंट, तो इनके लिए क्वालिफिकेशन ये रखा गया कि अगर राज्यसभा के एमपी बनने लायक आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब कोई भी इंसान जो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। अब राज्यसभा की एलिजिबिलिटी अभी आगे पढ़ेंगे, जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे, तो अभी यहाँ ध्यान दे लो। अगला क्वालिफिकेशन क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का ओथ कौन करवाएगा, तो प्रेसिडेंट करवाएगा। वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिजिग्नेशन देना है तो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, कहानी खत्म। रिमूवल कैसे होगा, तो रिमूवल होगा, रिजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल, देखो तुमको प्रेसिडेंट के केस में हम बताए थे ना कि लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस में आप इनिशिएट करो, 1/4 मेंबर अगर साइन कर दिए चार्ज तो वो प्रपोजल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है इनके रिमूवल का प्रपोजल। क्यों, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन है ना, इसलिए राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा इनका रिजोल्यूशन रिमूवल के लिए। और राज्यसभा में ये पास होना चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी कल ही कराए हैं ना, तो राज्यसभा में ये इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए। और एक बार राज्यसभा में मान लो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो गया, तब ये आएगा लोकसभा में, और लोकसभा में चाहिए सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी जो तुमको कराए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता है, सिंपल मेजोरिटी से ये पास होना चाहिए लोकसभा में। तो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होगा, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में, और सिंपल मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में। ठीक, और वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का रिजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में होगा क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। 14 दिन का एडवांस नोटिस इनको भी देना होगा, और इनके रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड मेंशन्ड नहीं है। ठीक, चलो इनका इलेक्शन कैसे होता है तो बताओ, इलेक्शन से पहले रिमूवल पढ़ लिए, कोई बात नहीं, इलेक्शन देख लो। तो आर्टिकल 66 क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज होगा, उसके थ्रू वीपी इलेक्ट होंगे। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट कौन कौन होंगे, देखो, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ये पार्लियामेंट है, इसके 2 हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा, इसके सारे मेंबर, लोकसभा राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 12 ठो, वो भी इसके इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट का पूरा हाउस पार्टिसिपेट करता है। पार्लियामेंट का पूरा हाउस मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा इक्वल टू पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के जितने मेंबर हैं, नॉमिनेटेड मेंबर इंक्लूडेड, तो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट के। तो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, याद रखना कोई स्टेट का एमएलए इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नो स्टेट एमएलए, किसी भी स्टेट का एमएलए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट से इनका इलेक्शन होता है जैसे प्रेसिडेंट का होता है। ठीक, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए इनके चुनाव में तो कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। इफ डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर इलेक्शन डिक्लेयर्ड हो गया वॉइड मतलब खत्म हो गया,
मान लो वाइस प्रेसिडेंट 5 दिन के लिए बन गए, ठीक। 5 दिन के बाद हमको डाउट हुआ कि नहीं ये तो दगाबाजी से बन गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका इलेक्शन रद्द, तो वीपी खत्म। अब ये जो 5 दिन में वीपी ने काम किया है, ABCD इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो क्या ये ABCD रहेगा? यस रहेगा। एक्ट्स डन बाय बिफोर हिम स्टिल वैलिड, ठीक। अगर चुनाव रद्द भी हो गया है और रद्द होने के पहले जितने दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, जितने भी दिन ये ऑफिस में बैठे राज्यसभा के चेयरमैन में, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज ए वाइस प्रेसिडेंट, तो इतने दिन में किया गया इनका काम वैलिड रहेगा, ठीक। आगे देखो आर्टिकल 100 क्या कहता है? कास्टिंग वोट होगा राज्यसभा के चेयरमैन के पास, होता है ना कास्ट वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं। राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो इनके पास कास्टिंग वोट होता है। अगर टाई हो गया सिचुएशन तब ये कास्टिंग वोट दे सकते हैं, ठीक। ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट था, कहानी खत्म। क्या क्या खत्म? पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर लिए, प्रेसिडेंट कर लिए, प्राइम मिनिस्टर कर लिए और वाइस प्रेसिडेंट कर लिए। 4 चैप्टर हम लोग कर लिए आज, कल आगे बढ़ेंगे। चलो टेक केयर।